नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। और आचार संहिता लग गई उन 5 राज्यों में जहां पर की चुनाव है विधानसभा 2023। तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 और 17 ये तारीख है छत्तीसगढ़ के लिए, जहां पर प्रथम चरण में 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 70 सीटों पर चुनाव होगा, मतदान होगा, क्योंकि कुल 90 विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ में। वहीं यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो एक ही चरण में यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है 230 विधानसभा सीटों के लिए। 17 नवंबर की तारीख तय हुई है जब यहाँ पर मतदान होगा और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 राज्य जिन पर विशेष फोकस, और न सिर्फ हिंदी बेल्ट के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान की तरफ भी सबकी नज़र है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 2 इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है, सबकी नज़र इस तरफ है। कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की है एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की। बीजेपी 2018 से ही तिलमिलाई है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन 2023 के नतीजों पे सत्ता का राजा बन रहा है, सिंहासन पर बैठ रहा है। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद ही अब हलचल दोनों ही प्रदेशों में बढ़ गई है। और इस बीच चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया, उस वक्त की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं और फिर हम डिबेट की तरफ रुख करेंगे। In case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. तो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी बात कर रहे थे, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। और इसके अलावा फेस्टिवल दीपावली का भी है, कई सारे त्योहारों का समय है और उस पर लोकतंत्र का महापर्व भी होने जा रहा है। यानी 7 और 17 ये 2 महत्वपूर्ण तारीखें हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से। आपको बता दें कि 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यदि बात करें रायपुर स्टूडियो की तो हमारे साथ नितिन भंसाली जी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत है आपका। हमारे साथ मंजी जैन जी मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अरविंद तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं स्टूडियो में मौजूद नितिन जी आप ही से करने जा रही हूं। तारीखों का ऐलान हो गया, लंबे वक्त से इंतजार था तारीखों का, और आखिरकार वो तारीख जो है वो चुनाव आयोग ने घोषित कर दी। 7 और 17 किस तरह देख रहे हैं? तैयारियां पूरी हो गई हैं? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व, आज जो चुनाव आयोग ने इस पर्व की तारीखों की घोषणा की, मैं समस्त मतदाताओं को, 5 राज्य के मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये अपील करता हूं कि सभी अपने मत का उपयोग करें। रहा सवाल तैयारी का, तो हम तो डे 1 से, जिस समय हमारी 2018 में सरकार बनी, हमने तो उसी समय से तैयारियां शुरू कर दी थी। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता जो हैं बूथ स्तर से लेकर बूथ स्तर पर बिल्कुल तैयार है। और निश्चित तौर पर जो हमने एक हमारा मिशन डिसाइड किया है 75+, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 5 वर्षों में हमने जो कहा सो किया, और वो किया, उससे जो कहा था उससे अधिक किया, और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, ये सरकार भरोसे की है, तो पूर्ण विश्वास हमें है कि जनता का जन आशीर्वाद हमें मिलेगा। और हम जो है, हमारे कार्यकर्ता कमर कस के इस चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं, और निश्चित तौर पर पुनः छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की कांग्रेस की सरकार बनेगी।
नितिन जी, आपने कहा कि 2018 के नतीजों के बाद से ही जब सत्ता में सरकार आई, हम तैयारियों में जुट गए। ऐसी कैसी तैयारियां चल रही है कि आप अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक नहीं कर पाए? बीजेपी इस बारे में इतना इतना लंबा प्रोसेस, इतनी तैयारियां, इतना लंबा, क्या हाँ, क्या सब इंतजार घंटों कर रहे काम हैं? करने दिया गया, सभी हाँ। चीजों को देखा गया, समझा गया, परखा गया। और देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस ने इस बार ब्लॉक स्तर पर हर उस नेता को अवसर दिया जो चुनाव की टिकट मांगना चाहता है। सभी को मौके मिले। ब्लॉक लेवल पे आवेदन लिए गए, वहां से स्क्रूटनी हुई, वो जिले स्तर पर आए, वहां से शॉर्टलिस्ट हुई, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास आए, फिर उसको आपके स्क्रीनिंग कमेटी में रखा गया। बाद में सारे नामों में लगभग कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4 हर व्यक्ति को चांस मिला था। और राजनीतिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, इन सारे सर्वे की रिपोर्ट को भी परखा गया, जांचा गया और देखा गया। इस आधार पर जो है टिकटें तय की गई है। पर भाजपा के जैसा नहीं कर है यहाँ लीजिए, पर। देखिए लेकिन सोनल ये भी जी, होता है कि मैदान में कौन उतर रहा है लोग सामने। सोए थे और जी, से सूची जारी हो गई ठीक है 22 ना, लोगों तो की, जिनको वो पता ही नहीं कॉन्फिडेंट चला। है अपने लोगों को लेकर, आप तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बन रहा है वो विकसित मध्य प्रदेश, अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। जिस प्रकार से जन आशीर्वाद में, जिस प्रकार से कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के हमारे नेतृत्व के आज जहां भी जाते हैं तो जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बात और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करती है। जनता के कल्याण के लिए, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाला दल वो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस भूमिका में आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो काम कर रही है, हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन के नाते से काम करते हैं कि बस चुनावी गुब्बारे नहीं है, ये चुनाव में आकर के उबलते हैं और बाद में फूट जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो गांव-गांव में बूथ-बूथ पर जनता जनार्दन के लिए, उनके विकास और गरीब कल्याण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र और राज्य के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भाजपा का संगठन जो प्रत्येक बूथ पर मुस्तैदी से खड़ा है, यही हमारा सबसे बड़ी भूमिका है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 79 प्रत्याशी आज से काफी दिनों पहले घोषित कर दिए थे। हो सकता है कि जल्दी कुछ और आपको प्रत्याशी मिल सकते हैं, लेकिन आज मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं। लेकिन आज इस मध्य प्रदेश की जनता को जो मंथन करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने झूठ और छल कपट की राजनीति की, ये चुनाव उन लोगों के बीच है। जिन लोगों ने इस मध्य प्रदेश की जनता को छला, जिन लोगों ने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने विकास को अवरुद्ध किया, जिन लोगों ने गरीबों के हक और अधिकार को छीन करके 2 लाख प्रधानमंत्री आवासों को वापस करके उन गरीबों का हक छीना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। तो सत्ता संग्राम 2023 रुख कर लेते हैं। मंजरी जैन जी का हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजरी जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब बात करें तो बीजेपी को 2018 में तो नकार दिया था, यह अलग बात है कि 2020 में फिर दोबारा से सत्ता में आए उपचुनाव के बाद। इन सब के बीच 2023 को लेकर क्या सोच रहे हैं? तैयारियां लगभग पूरी हैं आपकी? जी बिल्कुल, हमारी तैयारी, हम हमेशा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में उनके सुख दुख में शामिल होने वाला कार्यकर्ता है। मैं समझती हूँ कि अब लोकतंत्र का उत्सव और दीपावली का पर्व हम एक साथ मनाने जा रहे हैं और बहुत ही विश्वास के साथ हमारा कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर डटा हुआ है। न सिर्फ हम जीत हासिल करेंगे बल्कि हम 51% शेयर बढ़ाने में कामयाब होंगे और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में भी कामयाब होंगे। हमारी सरकार ने जिस तरीके से विकास के कार्य किए हैं, गरीब कल्याण के लिए कार्य किए हैं, उसका भरपूर आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जैसे जिस तरह हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं सफल रही और जनता ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, हम पर फूल बरसाए, निश्चित तौर पर उसी तरह हम पर वोट भी बरसने वाले हैं। और हम ये जो हमारी ऐतिहासिक जीत होगी 2023 में, हम सबसे ज्यादा अधिक मतों से पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और पुनः सरकार में वापस आएंगे। तो जिस तरह कांग्रेस ने, मैं समझती हूँ कि एक तरफ जहां विश्वासघात बनाम विश्वास की और एक तरफ विनाश बनाम विकास की जो गंगा हमने बहाई है वो जनता देख रही है और समझ रही है। झूठ और प्रपंच और भ्रम की राजनीति करने वाले लोगों को जनता वापस भेजेगी। जिस तरह इन्होंने 2018 में झूठ बोला था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपए देंगे, कई ऐसे सारे वचन थे जो इन्होंने कभी पूरे किए नहीं, बल्कि जो जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याण की जो योजना चल रही थी, इन्होंने ये कहते हुए बंद कर दिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है, और इन्होंने बंद कर दी थी सारी योजनाएं। और इसके बाद जैसे ही वापस हमारी पुनः सरकार जब आई तो हमने वापस से वो योजनाएं चालू की। न सिर्फ योजनाएं चालू की, तीर्थ दर्शन जैसी योजना जो थी जिसको इन्होंने बंद कर दिया था, हमने हवाई जहाज से वृद्धों को तीर्थ यात्राएं कराई। तो ये हमारी मंशा है कि कैसे हम गरीब को उनका जीवन स्तर उठाने का कार्य करें और कैसे हमारे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से हमने विकासशील और विकसित राज्यों में लेकर आए और अब हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जनता ये जानती है कि कौन सी सरकार किस तरीके से काम करती है। सरकार कांग्रेस ने तो हमेशा इस देश को और इस प्रदेश को छलने का काम किया है। मंजरी जी, एक सवाल, लेकिन हमेशा जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तो आपके पास सीएम फेस होता है, इस बार वो नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं जनता जब जाएगी पोलिंग बूथों तक तो सोचेगी ज़रूर कि कौन होगा, क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो 2018 का जो मैंडेट दिया है, और यदि बात कांग्रेस की करें तो वो तो खुले तौर पर कहते हैं कि कमलनाथ ही हमारा सीएम फेस होंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके पास नेताओं की कमी है। देखिए, दिग्विजय सिंह गायब हो चुके हैं, अरुण यादव जी गायब हो चुके हैं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी। इनका जो अंतरकलह है वो इन्हें ले डूबेगा। देखिए, हमारी तो सारी लिस्टें, हमारी 2 लिस्टें आ चुकी हैं, हम 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुके हैं। ये कहते थे हमारे पास 4000 नामों की लिस्ट है और ये आज तक एक नाम घोषित नहीं कर पाए। तो ये आप समझ लीजिए ये हमसे कितने पीछे। रही मुख्यमंत्री फेस की बात, तो आज हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सामने हैं, तो हम क्यों घोषित करेंगे? हमारे तो मुख्यमंत्री है ही ना सामने। और बाकी हमारा जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो तय करेंगे, हम थोड़ी यहाँ बैठकर तय करेंगे या चैनल पे बैठकर मैं या आप हम तय करेंगे। हमारे जो पार्टी का नहीं, तय तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बस पूछ रहे हैं कि जनता जब जाएगी पोलिंग बूथ पर तो अपने मन में क्या लेकर जाएगी। चूंकि आपने कहा कि हमने इतना विकास किया है और विकासशील से अब विकसित राज्य की तरफ जो है हम अग्रसर हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ, तो जाहिर तौर पर 2018 का नतीजा भी हमारे सामने। अब चुनाव पे डिबेट हो रही है, जाहिर तौर पे 2018 के नतीजे, उसके पहले के नतीजे, फिर 2023 के संदर्भ में जो सब कुछ गणना की जा रही है वो देखना होगा। मंजरी जी, मैं अरविंद जी का रुख कर रही हूँ। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, बेहद दिलचस्प दोनों ही राज्यों के चुनाव। एक तरफ यहाँ पर 15 साल के बाद 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी यही नतीजे आए थे, लेकिन 2020 में कुछ और ही हो गया। आप पत्रकार होने के नाते और विश्लेषक होने के नाते किस तरह देख रहे हैं इन चुनावों को? 17 तारीख और 7 और 17 को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से। मध्य प्रदेश चुनाव है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत कश की स्थिति है। देखिए, 2018 में जनादेश कांग्रेस के पक्ष में गया और उसके बाद 2021 में 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार रही कांग्रेस को। 25 विधायकों के दल बदल के बाद मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है। ठीक, अरविंद जी माफ कीजिए, आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीसी कर रहे हैं, सीधे रोक कर लेते हैं। पीसी पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। दरअसल उनसे बचे, ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे कैसा रहेगा?
तो विचारधाराओं का संघर्ष है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। अरविंद जी, यहीं से इस बात को उठाते हैं, अभी आप कंटिन्यू कर रहे थे, चूंकि ये विचारधारा बची हैं क्या? अभी 2018 के नतीजे, उसके बाद 2020 में एमपी में क्या हुआ, और भी कई राज्यों में इस तरह के उदाहरण मिले हैं, और अभी भी जो है आया राम गया राम चल ही रहा है। तो ऐसे में विचारधारा कहीं बची रह गई है क्या आप चुनावों के लिए? नहीं, देखिए, अब ये नहीं कहा जा सकता। पहले मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई विचारधारा को कहीं कोई तवज्जो मिल रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि दो तीन चीजें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर मैं जो आपको शेयर करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 2018 का जनादेश, 2018 के जनादेश के बाद 25 विधायकों की बगावत, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना, उपचुनाव और उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बरकरार रहना। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, परिदृश्य में 4-5 चुनाव पहले देख चुका हूँ कि इस बार मतलब सरकार के कामों पर पहली बार चर्चा की स्थिति बनी। दोनों तरह की चर्चा हो रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने बहुत काम करवाए, इसलिए हमको सत्ता में फिर आने का हक है, और कांग्रेस जो है वो कह रही कि 18 साल आपको सरकार में रहने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद भी स्थिति इतनी खराब है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बरकरार रखने के लिए मतलब घोषणाओं का अंबार लगाना पड़ रहा है। गुप्तखोरी जो है, मतलब कैसे सत्ता बरकरार रह जाए, इसकी जो कवायद मध्य प्रदेश में चल रही है वो आम आदमी के बीच में चर्चा का विषय है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर मध्य प्रदेश के मामले में कि आम आदमी के बीच इस बात की चर्चा है कि भाई ये आखिर सरकार अगर कह रही कि हमने 18 साल में इतने काम किए, तो फिर अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं बन रही? क्यों जो है सरकार इस दावे के साथ जनता के बीच में नहीं जाती कि हमने आपके लिए ये किया, इसके आधार पर आप। पता नहीं, मंजरी जी तो कह रही है कि जन आशीर्वाद में बड़ा उनको रिस्पांस मिला। इसी तरह छत्तीसगढ़ की तरफ यदि लौटें तो वहां भी परिवर्तन यात्रा निकाली है बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ। नितिन जी, आपका दोबारा से रुख करते हुए, अभी आप कह रहे थे, जब आपसे मैंने पहला सवाल किया, आपने कहा कि भाई बहुत तैयारियां हैं और हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, हम तो वापस आने जा रहे हैं। ये सीएम फेस को लेकर जो सवाल मैंने मंजरी जी से कहा वो मैं आपसे अब करना चाहती हूँ, क्योंकि समय समय पर टीएस सिंहदेव जी वाली नाराजगी जो है वो सामने आती रही। गोंगपा बसपा का गठबंधन, इसके अलावा जब आप सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को भी फेस करना पड़ता है। लोग तौलने लगते हैं आपके कार्यकाल को इस कार्यकाल से। तो ऐसे में अब आपको नहीं लगता कि चुनौती आपके लिए ज़्यादा है? और मंजरी जी ने एक और बात कही थी, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह रही थी, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त छत्तीसगढ़ में वो देखने को कहीं कहीं मिलती है, अंतरकलह किसके बीच में? मैं लास्ट के आपके वर्ड से ही अपना जवाब शुरू करूंगा। अंतरकलह तो भारतीय जनता पार्टी में मचा। एक लिस्ट वायरल हुए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भाजपा के संभावित दावेदारों की, भगवान जाने ये इन्होंने की या कहीं और किसी ने वायरल की, ये मुझे नहीं पता। पर उस लिस्ट को लिस्ट के वायरल होने के बाद भाजपा के लोग ही भाजपा के नेताओं के पुतले जला रहे हैं और अंतरकलह मचा हुआ है। जुलूस लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो हंगामा मचा हुआ है। तो अंतरकलह किसके बीच में है? अच्छा, तो आपको ये डर नहीं है तो आप तो लिस्ट ही नहीं अभी जारी कर रहे हैं? आपको पता है कि एंड टाइम पे करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी मामला। आपकी प्रोसेस है और उनके वाले प्रत्याशियों को, जो जीत सके ऐसे प्रत्याशियों को हम टिकट दे रहे हैं। और लगभग मैंने तो कहा 71 तो हम आज हैं मौजूदा परिस्थिति में, हम तो 75 प्लस पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग करने में समय लगता है और निश्चित तौर पर नवरात्रि में देखिएगा आप, कांग्रेस की निर्वाचन आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया। को इतनी तकलीफ क्यों है? दूसरी बात, आप तीन चेहरों को देखिए मध्य प्रदेश में। आप शिवराज सिंह चौहान के फेस को देखिए, कमलनाथ जी के फेस को देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के फेस को देखिए। तो भूपेश बघेल जी के फेस पे और कमलनाथ जी के फेस पे कॉन्फिडेंट दिख रहा है, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है, मामा का कॉन्फिडेंट आवाडोल दिख रहा है। डिप्टी सीएम तो को खुद ही नहीं बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम को क्यों कि भाई आपका मामा रहा तो आपको आपका मामा बहुत याद आएगा। ये सब चल ही रहा है नाटक नौटंकी। नहीं तो छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम का फेस नहीं देख रहे हैं क्या आप? देखिए, ये पार्टी को तय करना है, उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर अधिकृत नहीं हूँ। पर हाँ, छत्तीसगढ़ में चेहरा जो है वो भूपेश बघेल है, ये सभी को पता है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के पास कौन चेहरा है? भाजपा तो छत्तीसगढ़ में बिना दूल्हे की बारात है और बारातियों की फौज है पीछे। नहीं तो वो तो कार्यकर्ता है, वो तो कहते हैं हम तो कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और इस बार कुछ नया होने वाला है।
अच्छा, ठीक है, मंजरी जी का रुख करते हुए, मंजरी जी, अभी अरविंद जी ने भी बहुत कुछ कहा है, इसके बावजूद अब एक बार फिर से चूंकि आपको जनता के समक्ष उतरना है और 17 नवंबर वो महत्वपूर्ण तारीख है जब वो चुनाव करने जा रही हैं, चुनौतियां किसे मान रही हैं? खास तौर पर देखिए, महिलाओं को तो अपने पाले में करने की बहुत कोशिश की है, ऐसे में जो महिला वोटर हैं वो कमाल कर जाएंगी बीजेपी के लिए, लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज से नहीं, जब से बनी है तब से ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 में वो मुख्यमंत्री बने तब वो सबसे पहली योजना लेकर आए थे कन्यादान योजना, उसके बाद लेकर आए लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी योजना तो एक ऐसी योजना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की। मैं समझती हूँ बिटिया के जन्म से लेकर और उसके विवाह तक की पूरी जवाबदारी जो है वो, ये बीच में मत बोलिएगा प्लीज, मैंने आपकी पूरी ये बात ध्यान से अंतर्राष्ट्रीय सुनी है। छवि बना रहे हैं आप शिवराज मामा की, तो ये क्या मोदी जी को क्रॉस करवा रही हैं आप? मैंने योजना की बात की है, मैंने योजना की बात की, यही आपकी और सोच, आपकी और हमारी सोच में बहुत फर्क है। इसीलिए आपकी कांग्रेस पार्टी में हमेशा अंतरकलह होता है, क्योंकि अनुशासन तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता बहुत अनुशासन में रहता है, हमें कूद कर, तो आइए टिकट में भेजता हूं आपको। बिल्कुल हमने आपका अनुशासन देख रहे हैं कि पीसीसी में कैसे कांच फोड़े जा रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। अभी देखिए तो अभी आपकी लिस्ट जैसे ही जारी होगी ना, आपकी जो कार्यालय है वहाँ के कांच बाहर सड़क पर टूटे मिलेंगे। सुनिए, यहाँ जो पत्रकार आते हैं वही बताते हैं कि मैडम इनकी लिस्ट तो जारी होने दीजिए, पत्रकारों को पूछकर चुनाव लड़ते हैं क्या पत्रकार? क्या आप लोगों की प्लानिंग तय करते हैं? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो जो नेतृत्व तय करता है उसका अनुशासन और पूरी आज्ञापूर्ण उसका पालन आप महिला है, क्या पार्टी आपको प्रतिनिधित्व देगी, टिकट देगी? अगर मैं उस लायक होंगी तो निश्चित तौर पे देंगी। अरे आप लायक रहिए मत रहिए, ये टिकट नहीं देंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल 100%। ये अगर चलिए, अभी आप उनसे कह रहे हैं झांसे में मत आइएगा, वो तो उसी पार्टी की प्रवक्ता है नितिन जी, क्या यहीं पर वो शुरू हो गया जिसका अंदाजा अभी हम अरविंद जी और बैठकर लगा रहे थे कि जो है क्या होगा, विचारधारा जैसी कोई चीज बची नहीं। अरविंद जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, करेंगे भी, और ऐसे में कांग्रेस ने अब तक लिस्ट जारी नहीं की है, तो क्या सब कुछ सोच समझकर कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रहे हैं, इसीलिए अभी लिस्ट पे इतनी तैयारी हो रही है दोनों ही राज्यों में, विशेष तौर पर यदि बात कर ली जाए तो? हालांकि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस में क्या स्थिति बताई दिया। मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब 150 सीट परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट है, और जिन लोगों को इन सीटों पर चुनाव लड़ना है उन्हें कमलनाथ और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो पार्टी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं वो संकेत दे चुके हैं। अब सूची में विलंब क्यों हो रहा है, ये आपका स्वाभाविक सवाल होगा। तो सूची में मुझे लगता है कि कांग्रेस जो स्थितियां उम्मीदवारी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बन रही है, कांग्रेस भी उससे मतलब बच नहीं पाएगी। तो कांग्रेस ने जो, मुझे लगता है कि बीजेपी की पहली और दूसरी सूची घोषित होने के बाद जो फीडबैक मिला और जिस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल सतर्कता तो बरतेगा ही। तो कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलए में से मोस्टली मुझे लगता है कि 75 के आसपास सिटिंग एमएलए को संकेत दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 20-22 पार्टी के वो नेता हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको भी कहा जा चुका है कि आप तैयारी करें। जो पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहती है उन्हें बता दिया। अच्छा, कुछ ऐसी सीटें जब कांग्रेस पिछले कई चुनाव से लगातार आ रही है, वहां से भी जो नए चेहरे सामने ला रही है, जैसे मैं बात करूं आपसे इंदौर 2 की, तो इंदौर 2 यहाँ पे पिछले मतलब 93 से हार रही है कांग्रेस। तो यहाँ पर जिसको ठीक है, चूंकि अरविंद जी हम यदि इसको ओवरऑल 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, खासतौर पर हिंदी बेल्ट के 3 राज्य जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उस संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस को कितनी उम्मीद करनी चाहिए? हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा रही, जबकि एमपी सीजी में वो कुछ उम्मीद कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपका विश्लेषण क्या कह रहा है, चूंकि 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है? बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में मैंने आपको पहले कहा कि बहुत ही कड़ा मुकाबला है। मध्य प्रदेश को लेकर राजनीतिक पूर्वानुमान जो हैं वो कितने धरातल पर उतर पाएंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे कहा ना कि पिछले बार जो सरकार चुनी गई थी उस सरकार का विधायकों की बगावत के बाद जाना, और तो वो एक बड़ा मुद्दा इस बार भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है। मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी यदि हम बात करें तो वो मतलब ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या सोचते हैं अरविंद जी आप?
नहीं, छत्तीसगढ़ के पास को लेकर भी जो फीडबैक है वो उससे यही स्थिति मिल रही है, उससे यही जानकारी मिल रही है कि जो नेशनल लेवल के अलग अलग सर्वेज हुए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर, तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी यही बात सामने कि वहां पे कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी से। बाकी तो मतलब देखिए, ये तीनों स्टेट जो है यहाँ पर मुकाबले कोई आसान नहीं है, मुकाबला जो है वो कड़ा ही होना। राजस्थान को लेकर जो अंतिम दौर में जो फीडबैक आ रहा है वो ये फीडबैक आ रहा है, मुझे लगता है कि आप तक भी पहुंच रहा होगा कि राजस्थान में भी 2 महीने 3 महीने पहले तक जो स्थिति थी कांग्रेस को लेकर, कहीं ना कहीं वो स्थिति अब बदली है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आउटराइट कांग्रेस वहां पर चुनाव हार रही है। ठीक है, कैश बेनिफिट को लेकर नितिन जी आपसे सवाल है। जिस तरह से इस बार पार्टियों ने ऐसा लगा कि नहीं, आप तो सीधे आप वोट खरीद लीजिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें तो एक ने कहा 1000, फिर दूसरे ने कहा 1500 नारी सम्मान के नाम पर, ये और राजस्थान में भी बहुत कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो इसे समझते हुए थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि 2024 आम चुनाव, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखें तो क्या ठीक है देश के लिए? बाकी तो आप देश हित की बात करते हैं, बाकी तो आप कहते हैं कि जो संस्थाएं उनको बेच रहे हैं और विकास नहीं किया है, धर्म जाति के नाम पर लड़ते हैं, तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ रही है इन सब चीज़ों को करने की? जनता का पैसा जनता के लिए यदि खर्च होता है तो इसमें बुराई क्या है? मुझे आप बताइए, छत्तीसगढ़ में यदि किसानों को तो ये आप उनकी सबके उपज लिए का कहेंगे सही ना, दाम मिल रहा है, ये तो फिर आपको सबके लिए कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अभी तो। नहीं, आप बोलिए, किसानों को यदि उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है तो क्या वो गलत है? गोधन न्याय योजना के माध्यम से यदि यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है तो क्या ये गलत है? क्या हम मजदूरों के लिए सोच रहे हैं तो क्या ये गलत है? क्या हम गरीबों को आवाज देने की बात यदि कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? ये कहीं पे भी मुझे नहीं लगता गलत है। जहाँ जरूरी है वहाँ पर ये चीज़ें की जानी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं विकास जो हो वो बराबर हो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि हम देखेंगे तो गरीब तेजी से गरीब हुआ और अमीर तेजी से अमीर हुआ है। आज हम देखें तो अडानी की संपत्ति 10 गुना हो गई है, पर आप गरीबी की वो देखेंगे, सूचकांक देखेंगे, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखेंगे तो भारत टॉप 5 देशों में आ रहा है हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में। तो ये इस केंद्र सरकार की उपलब्धियां। 2023 में मैं ये बता दूं आपको कि हम किला फतह कर रहे हैं और 2000 मुख्य फोकस हमारा 2024 में इन धोखेबाजों को, जुमलेबाजों को सत्ता से बेदखल करना है, जिन्होंने सपने दिखाकर, काला जादू कहूंगा मैं तो ये, कि काला जादू और एक भ्रम में इस देश की जनता को डालकर जो मत हासिल किए, जवाब देने का समय आ गया है। 23 का किला कांग्रेस फतह कर रही है और हमारी नज़र और हमारा फोकस, हमारे गठबंधन का, इंडिया का फोकस 2024 है। ठीक है, मंजरी जी आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं, और जिस तरह से पैसा बट रहा है इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज दिखाई दिया और उन्होंने अपनी टिप्पणी भी की इस विषय में बाकायदा। ऐसे में मध्य प्रदेश में तो ये ताबड़तोड़ देखने को मिला भाई, आखिरी तक, अभी 3 दिन पहले तक भी देखने को मिला कि बस एक साथ इतनी योजनाएं, क्योंकि वक्त कम पड़ गया, योजनाओं की घोषणाएं नहीं हो पाई, समय कम पड़ गया, इतनी घोषणाएं, इतनी योजनाएं। देखिए, मेरी पहले ही अधूरी बात रह गई थी बीच में, तो मैं वही बताना चाह रही थी कि महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह सरकार ने काम किया, बच्चियों की पढ़ाई, लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल से लेकर हर चीज से, कि बच्चियां पीछे ना रहें और उनको सरकारी नौकरियों में भी 35 से 50% का आरक्षण। तो हमने हर तरफ से नारी को सशक्त करने का काम किया हमारी सरकारों ने, और इसके बाद उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए और उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए नारी बंधन भी लेकर आए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज जो लाडली बहना जो हमने घोषणा की, तो वो अभी की नहीं है। 2017 में हम आदिवासी महिलाओं को 1000 रुपए उनके पोषण के लिए, उनके बच्चों के पोषण के लिए दिया करते थे। जब उसका हमें असर अच्छा देखने को मिला, तब जाके हमने ये लाडली बहना लेकर आए। तो मैं समझती हूँ इसमें फ्री की रेवड़ियां बांटने वाली कोई बात नहीं है। थर्ड पार्टी असेसमेंट में हमारी सरकार ने करवाया और इसका हमें काफी, जैसे शौचालय जैसी एक योजना जो आई, माननीय प्रधानमंत्री जी जो शौचालय की, जो घर घर शौचालय की जो योजना लेकर आए, मैं समझती हूँ इसमें कहाँ फ्री की रेवड़ी बांटने वाली बात हुई। इसका तो मैं समझती हूँ कि ये तो बहुत मूलभूत जरूरत थी जो कांग्रेस दशकों इस देश पर राज करती रही। उसने ये नहीं सोचा कि हमारी जो माताएं बहनें वो खुले में शौच करने जाती हैं, उसके बारे में सोचा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा, तो आज घर घर शौचालय बनाए गए। आवास योजना जो पार्टी कभी, उस पर भी रिपोर्ट आई है, आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। नीति आयोग, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट अलग से आती होगी, हमारी रिपोर्ट में तो सब ओके है ना। 2018 में जनादेश किसको मिला था? मंजरी जी थोड़ा मध्य प्रदेश में आऊंगा, आप काफी महिला प्रवक्ता है, काफी अच्छा बोल रही हैं। 18 में जनादेश तो कांग्रेस को मिला था, क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? जोड़ की राजनीति, खरीद फिरोख्त की राजनीति। अच्छा ये बताइए, सिंधिया गुट के विधायकों को टिकट देंगे कि नहीं देंगे?
अरे जी बताइए, मेरी बात सिंधिया सुनिए गुट के ना, आप विधायकों मेरी बात को तो सुनेंगे नहीं तो मैं टिकट जवाब देंगे कि कैसे नहीं दूंगी? देंगे? एक एक करके तो फिर इस नितिन बात जी, को चौड़ नितिन मारेंगे जी जवाब तो तो देने उनको दीजिए रोकिए, मंजरी नितिन जी जी को को, जवाब रोकिए, दे दीजिए। मैं जवाब ठीक है, दे रही हूँ ठीक ना। है, ठीक है। 2018 में तो बहुमत आपको भी नहीं मिला था, और वोटिंग परसेंट की बात करें तो 41,000 वोट मतलब भारतीय जनता अब पार्टी को बिना मिले बहुमत के थे। सरकार में थे, आप सुनिए, क्या अब बात आप कर रही है? सुनिए, जानकारी इसके अधूरी है बाद आपकी। अगर हम नितिन बिना जी, बहुमत एक के एक सरकार में थे बानुमति तो आप लोग क्या कर रहे एक थे? एक आपने करके। ऐसे करके तो सरकार बनाई थी। नितिन जी आप मेरी बात को सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किया तो सुनने का सामर्थ्य भी रखिए ना। मतलब सिंधिया बहुमत ने में जो तो आप ही तोड़फोड़ नहीं आए की थे, वो नहीं करनी थी, बहुमत आप में लोग तो ऐसे आप ही नहीं सरकार आए बना थे, रहे। और वोटिंग परसेंट तो हमारे पक्ष में ज्यादा था। वोटिंग थोड़े परसेंट से बहुत वोट मतलब नहीं है, परसेंट, थोड़े नंबर बहुत ऑफ वोट सीट्स से आपके देखिए पास आप, 2-4 सीटें आपके वो पास हमारी आ ज्यादा गई। थी। लेकिन आपने जो भ्रम और जो झूठ बोलकर आपने जनता से वोट कबाड़े थे, जब आपके ही नेताओं ने कहा कि वो वादे पूरे करिए, किसानों का ऋण माफ करिए, बेरोजगारों को 4,000 बेरोजगारी भत्ता अरे दीजिए, भैया, उसमें आप वचन लोगों किए की वो पूरे कथनी करिए। करनी जब जनता आपने देख नहीं चुकी किए है। तो आपके असम में नेताओं वही ने जब किया, आवाज उठाई गोवा में तो वही आपके किया, मध्य मुख्यमंत्री प्रदेश ने में कह वही दिया, किया, सड़क पे आ महाराष्ट्र जाइए, में हम वही नहीं किया। करेंगे पूरा। देगी तो जनता, महाराज जी, ये जो वो तोड़फोड़ जनता की के पक्ष में राजनीति बात कर आपने रहे जो थे, मध्य तो उन्होंने प्रदेश में इस्तीफा की है दिया, ना, और नितिन जनता इस्तीफा के देके जनादेश का जो चुनाव अपमान लड़ा, किया है ना, और नितिन चुनाव जी, लड़ा तो जवाब देने के लिए 50,000 और जनता नितिन जी, 60,000 अब 70,000 कुछ से नहीं जीते। होगा। ये अब तो जनता का तारीखों का आदेश भी था। ऐलान हो तो गया है। अब तो सारी जो गेंद है आपकी वो जनता के हाथों में, और आप ये समझते हैं कि जनता कितनी साइलेंट रहती है। 2018 में सब कुछ बदल दिया था, और इस बार क्या करेगी ये दिलचस्प होगा, क्योंकि 15 महीने आपने भी मध्य प्रदेश में शासन किया है और उसके बाद बीजेपी ने भी काम वहां पर किया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन महिला आरक्षण बिल, इसे लेकर जो उम्मीद बीजेपी ने की, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा, या कहें कि जनता इस बार ये जो गेम चेंजर कहा जा रहा है 2024 के लिए इन नतीजों को बेहद खास माना जा रहा है। अरविंद जी आपसे पूछ रही हूँ, वाकई में ये नतीजों के परिणामों पर प्रभाव डालेगा महिला आरक्षण बिल? 2-3 बातें हैं महिलाओं को लेकर। महिला आरक्षण बिल तो आपने कहा, लेकिन लाडली बहना योजना भी एक योजना है ना? तो हम मतलब बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि ये कुछ तो असर डालेंगे, ऐसा नहीं आउटराइट। हाँ, मैं पांचों राज्यों के संदर्भ में बात कर रही हूँ दरअसल इस बिल को लेकर, चूंकि लाडली बहना तो मध्य प्रदेश में, इसलिए मैंने कहा कि हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, वाकई में ये बीजेपी के फायदे में रहेगा? आरक्षण बिल जिस भी स्वरूप में अभी सामने आया है और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो भी इवेंट बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर महिलाओं के हित में कोई बड़ा निर्णय हो रहा है तो वो असर तो चुनाव में डालता है। ये तो आरक्षण बिल आने के बाद के तत्काल वाले चुनाव है ना? ये देखिए, इसका कहीं ना कहीं कुछ फायदा तो मिलेगा। हम इसको आउटराइट ये नहीं नकार नहीं सकते कि इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसका निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इस बिल को लेकर बहुत सारे इवेंट बढ़ते, मैंने आपसे कहा, लेकिन इसका फायदा तो कहीं भाई आज ये तो हुआ ना कि इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस बिल को कब से ये अस्तित्व में आएगा इसको लेकर थोड़ी आता, लेकिन बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो ये इसको हम मतलब अनदेखा नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक। नितिन जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन कौन सी आप देखते हैं कि अभी काम करना बाकी है? कांग्रेस की जब पार्टी की बात करते हैं तो आपने कहा हम तो लगातार काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि सब जो वादे किए थे पूरे के पूरे, बीजेपी तो कहते हैं अभी तक आपके वादे अधूरे हैं, और तमाम भ्रष्टाचारों की बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में जिस तरह से कार्रवाई हुई है ईडी की, इसे लेकर भी शोर होता रहा, तो कहीं मन में कुछ धड़कनें तेज होती हैं कि ऐसा ना हो माहौल, जैसे अरविंद जी ने कहा कि 2-3 महीने में राजस्थान में भी चेंज हुआ, ठीक ये वही समय है जब छत्तीसगढ़ में भी माहौल चेंज हुआ है। इस समय हम हमारे काम को लेकर, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच हैं, और मैंने जैसा कि डिबेट के शुरू में कहा कि जनता का जन आशीर्वाद हमें मिलेगा। रहा सवाल ये ईडी, आईटी, सीबीआई, जो ये भाजपा के 3 जमाई जिस प्रकार की एक्शन यहाँ पर इन्होंने ली है, और जिस प्रकार आप देखिएगा कि पूरे देश की बात हम करें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई अजित पवार पे क्यों बंद हो गई? ये कार्रवाई छगन भुजबल पे क्यों बंद हो गई? ये ईडी की कार्रवाई वो हेमंत बिस्व शर्मा पे क्यों बंद हो गई? क्योंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ये अब जनता भी समझ चुकी है कि केंद्रीय एजेंसियों को किस प्रकार मोदी सरकार जो है वो दुरुपयोग करती है। और भाजपा के नेताओं के सवाल की बात रही तो 15 सालों में छत्तीसगढ़ में जो विनाश हुआ है, और इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जो एक पहचान राष्ट्रीय स्तर पे बनी है वो किसी से छुपी नहीं। आज छत्तीसगढ़ की लोक की, कला की, संस्कृति की, व्यंजन की, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की, छत्तीसगढ़ की ग्रामीणों की, छत्तीसगढ़ के कल्चर की चर्चा पूरे देश में नहीं विश्व में होती है। आज बोरेबासी जो है विश्व में भी खाया जाता है, इतना ये फेमस हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो
ये निश्चित ही है, हम रण में हैं, अच्छी तैयारी में हैं, 75 प्लस पे काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का जन आशीर्वाद हमें मिलेगा। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और हम तैयार हैं। हमने एक नारा दिया है, तैयार हैं हम, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से बूथ पर डटा हुआ है और हमने जो हमारा मिशन निर्धारित किया है, हमें पूरी उम्मीद है हम उस मिशन को अचीव करेंगे। चलिए ठीक है, चूंकि आपने तो ब्लॉक स्तर से जो है कैंडिडेट्स के उम्मीदवारों के नाम बुलवाए हैं, अब देखना दिलचस्प होगा जब सिटिंग एमएलएस के कटेंगे तब क्या स्थिति बनती है और तब क्या नितिन जी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह पाते हैं कि हमारे यहाँ तो सब बढ़िया है। क्योंकि देखिए, आपने एक बार सत्ता में रहकर 4.5 साल देख लिया, तो जाहिर तौर पे उम्मीदें आपके यहाँ भी लोगों को बढ़ी हैं, आपसे बढ़ी हैं। अब उम्मीदों पर खुद अपनी पार्टी में कितना खरा उतर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा जब पोलिंग बूथों तक मतदाता पहुंचेगा। मंजरी जी, एक जवाब अभी नितिन जी दे रहे थे और कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में ही होती रही और ये 3 लोगों का इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल जो है अपने फायदे के लिए बीजेपी करती रही। मध्य प्रदेश में उस तरह से छापे नहीं पड़े, क्या वहाँ कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ? ये आरोप पूरे देश में लगता रहा, इस पर क्या कहना है आपको? मोदी जी ने कहा है कि जो भ्रष्ट है उसको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए मैडम, आप भी हैं और मैं भी हूँ, हमारे पीछे ईडी क्यों नहीं पड़ती, किसी और के पीछे ईडी क्यों नहीं पड़ती? जहाँ आग होता है, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। आप भ्रष्ट हैं, आपका पूरा गांधी परिवार जमानत पे घूम रहा है, गांधी परिवार पूरा जमानत पे घूम रहा है। आप किस से बात करते हैं और आपके आधे से ज्यादा नेता, आप देख लीजिए, आपकी कांग्रेस की जब सरकार रही तो आपने जल में, थल में, नभ में सब जगह भ्रष्टाचार किया, अरबों खरबों के भ्रष्टाचार किए। आपके आधे से ज्यादा नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। कई नेता आपके, कोयला घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं जो आप घोटाले के बीज आपने बोया। सुनिए ना, आप कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का बीज बोया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का बीज बोया, चाहे वो गांधी जी रहे, चाहे वो, देखिए राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, 85% भ्रष्टाचार। तो देखिए आपके नेता ही ये स्वीकार करते हैं। मध्य प्रदेश में उमंग सिंह जी, गोविंद सिंह जी जो आपके पार्टी में मंत्री रहे, आपकी सरकार में मंत्री रहे, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अवैध खनन को रोकने में नाकामयाब रहे, ऊपर तक पैसा जाता है। ये आपके सरकार में रहते मंत्री स्वीकार करते हैं, ये आपके सरकार में रहते मंत्री स्वीकार करते हैं। कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का जो है वो साथ रहा है। 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ के कांग्रेस सरकार ने घोटाले किए। 15 महीने में सिर्फ आप 15 महीने में सिर्फ आप ट्रांसफर उद्योग बन के रह गए थे। आपने खुद को तक के ट्रांसफर कर दिए और आज भी आप टिकट बंटवारा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके टिकट भी पैसे में बिकते हैं, आपके टिकट भी पैसे में बिकते हैं। चलिए, तो जनता को चुनना है अपनी सरकार, जनता को तय करना है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। और कर्नाटक, हिमाचल के बाद कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बरकरार है, लेकिन हिंदी बेल्ट खास तौर पर ये जो 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी बात कर लें तो तासीर इनकी काफ़ी अलग है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जो सरकारें फिलहाल अभी शासन में हैं और उन्हें रिपीट कर रही है जनता या फिर कुछ बदलाव कर रही है। बाकी तीनों ही राज्यों में भरपूर कोशिश कर रहे हैं पार्टी दल के नेता। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका भी, अरविंद जी हमारे से जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद, मंजरी जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और शुभकामनाओं के साथ कि जहां दीपावली का पर्व रहेगा वहीं लोकतंत्र का महापर्व भी रहेगा। 7 और 17 ये 2 तारीख महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। इसी के साथ आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, पालन करना है। हमें दीजिए इजाजत, जारी है खबरों का सिलसिला NH24/7 पर। नमस्कार।